Hello and welcome everybody. So today's topic is SQL case statements and date functions, and I am your instructor Divya Thakur. What is a case statement? Case statement conditions के through use होता है. Right? The case statement goes through conditions and ये एक return करता है value when the first condition is met. Just like if then else जो ladder होती है उसी की तरह case and when statements काम करते हैं. So once a condition is true, it will stop reading and then result को return कर देगा. If no conditions are true, it returns the value in the else clause. If there is no else part and no conditions are true, तो वो null return करता है. For example, case यहाँ से start हुआ and end. ये बहुत important है ये दोनों clauses और हमारी conditions when then में जाती है. When हमारी condition using the comparison operators greater than, less than, equals to, not equals to and so on. Then result when condition 2, then result 2 and so on. फिर last में else आएगा. Else when all these conditions are false, then else में आना चाहिए ये. And last में end. So इसका एक example देख लेते हैं. Now, in our VS Code, let's learn about case statements. Now, in our VS Code, let's learn about case statements. So for that, just open a folder. So today I'll be using a different database, which is this Parsh and Posey database. So Parsh and Posey is a company that sells papers. So let me just quickly open this database for you. So Control-Shift-P, open database, Parsh and Posey database. So ये एक पेपर बनाने वाली कंपनी है. So it has these papers, standard quality के papers हैं standard, then gloss and poster papers. So उनका ये database है. So ये उनके accounts हैं, उनकी websites, latitudes, longitudes, कहाँ कहाँ company है, then primary POC and sales rep ID. So कौन कौन से regions में है, ये उनकी sales report है. And ये web events हैं जो वो करते हैं to market their company. So this is that listing. So एक बार orders की table में चलते हैं and एक बार ये table देख लेते हैं. So as you can see, ये ID इसकी primary key है, account ID is the foreign key from this accounts ID. And this is the occurred at, यानी कि order कितनी, कौन सी डेट को और कितनी बजे प्लेस हुआ है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ पेपर जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है उस ऑर्डर में. ग्लॉस पेपर्स की कितनी क्वांटिटी है, पोस्टर पेपर्स की कितनी क्वांटिटी है टोटल. देन स्टैंडर्ड अमाउंट यूज्ड, सो उसका बिल कितना बना स्टैंडर्ड पेपर्स का, ग्लॉस पेपर्स का, पोस्टर पेपर्स का, एंड टोटल अमाउंट कितना हुआ. सो दिस इज़ द लिस्टिंग. सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, हम आगे चलते हैं. सो एज यू कैन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहीं कहीं ज़ीरो है और उसी टाइप से ग्लॉस क्वांटिटी कहीं कहीं. सो किसी को अपने ऑर्डर में ग्लॉस पेपर्स नहीं चाहिए, किसी को स्टैंडर्ड पेपर्स नहीं चाहिए, किसी को पोस्टर पेपर्स नहीं चाहिए एंड सो ऑन. तो अगर हमें यूनिट प्राइस जाननी है, यानी जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड अमाउंट यूज़ था हमारा, तो अगर हमें यूनिट प्राइस जाननी है हमारे स्टैंडर्ड पेपर्स की, उसी टाइप से यूनिट प्राइस जाननी है ग्लॉस पेपर्स की. यूनिट प्राइस मतलब वन ग्लॉस पेपर कितने का है, वन स्टैंडर्ड पेपर कितने का है, वन पोस्टर पेपर कितने का है. अगर ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा. सपोज यू हैड आपने 6 ऑरेंजेस बाय किए एंड आपको 30 रुपीज़ देने पड़े. तो 1 ऑरेंज की प्राइस क्या हुई,
सो इट वुड बी, जो अमाउंट है 30 डिवाइडेड बाय 6, सो you'll गेट 5. 5 रुपीज़ का आपको 1 ऑरेंज पड़ा. इसी टाइप से अगर हमें निकालना है दैट 1 स्टैंडर्ड पेपर, 1 ग्लॉस पेपर एंड 1 पोस्टर पेपर कितने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनका अमाउंट है यहाँ पे टोटल अमाउंट, जैसे स्टैंडर्ड अमाउंट यूज्ड, उसे डिवाइड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी से. सो यूनिट प्राइस निकल जाएगी. यूनिट प्राइस मतलब 1 पेपर की प्राइस पता चल जाएगी 1 स्टैंडर्ड पेपर की. ओके लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि डिवाइड जब करवाते हैं तो एक रूल होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवीजन बाय ज़ीरो वाला एरर आ जाता है, डिवाइड बाय ज़ीरो वाला. सो सपोज आप 20 क्वांटिटीज़ को ज़ीरो से डिवाइड कराओगे तो द रिजल्ट विल बी नॉट डिफाइंड. बट 20 को जब 1 से डिवाइड कराओगे रिजल्ट इज 20. ठीक है. सो हमें इस डिवाइड बाय ज़ीरो, यानी कहीं अगर क्वांटिटी ज़ीरो है, इसको ज़ीरो से डिवाइड कर दिया तो ये आपका कुछ भी डेटाबेस में नहीं आएगा, नल प्रिंट हो जाएगा. तो ये जो एरर है इसे हमें हटाना है. ठीक है. सो सपोज मैं आपको लेके चलती हूँ, इसे स्टैंडर्ड पेपर पे करके देखते हैं इस वाली क्वेरी को. सो सिलेक्ट स्टैंडर्ड हमारा अमाउंट यूज्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी. सो एज हम इसे लिख देंगे यूनिट प्राइस स्टैंडर्ड. ठीक है. फ्रॉम ऑर्डर्स. सो इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं एंड यूनिट प्राइस आ गई 4.99. आप देख सकते हैं. तो एक स्टैंडर्ड पेपर की कॉस्ट है 4.99. बट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4 प्रिंट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं नल प्रिंट हो रहा है. तो वो जो एरर्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि कहीं तो कुछ एरर है, वो है डिवाइड बाय ज़ीरो वाला एरर. सो उससे उसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम केस व्हेन स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. सो सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ सिलेक्ट, और जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसी के साथ केस यूज़ होता है. सो सिलेक्ट केस व्हेन, आप इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे हम डिस्टिंक्ट को यहाँ लिखते हैं वैसे ही केस भी यहाँ पे साथ में लिखे जा सकते हैं. सो केस व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि हमें डिवाइड कराना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. सो इक्वल्स टू जब वो ज़ीरो हो और जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी नल हो. इन बोथ दीज केसेस क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है देन लेट द वैल्यू बी ज़ीरो. ठीक है. अदरवाइज के लिए हम यूज़ करेंगे एल्स. तो क्योंकि केस स्टेटमेंट्स काम करते हैं इफ़ एल्स की तरह, तो जो इफ़ वाला हमारी कंडीशन है वो ऊपर आ गई. सो इफ़ वाली कंडीशन ये है. सो केस व्हेन को ट्रीट कीजिए इफ़ की तरह, ये आपकी कंडीशन है, देन मीन्स प्रिंट हो जाएगा, देन ज़ीरो प्रिंट करना है. एल्स की कंडीशन ये है कि इफ़ दिस इज़ फॉल्स देन आपको प्रिंट कराना है स्टैंडर्ड अमाउंट यूज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जो आपका कॉलम नेम है वो डिराइव्ड कॉलम नेम होना चाहिए. तो उस कॉलम का नाम है यूनिट प्राइस स्टैंडर्ड. तो हमेशा यहाँ आएगा एंड एज, नॉट सिर्फ एज नहीं आएगा, आएगा एंड एज, ताकि सीक्वल को पता चले कि अब हमारा केस स्टेटमेंट एंड हो गया है एंड ये हमारा डिराइव्ड कॉलम है. सो इसे रन कर लेते हैं. सो अब आप देख सकते हैं 4.99 प्रिंट हो रहा है. सो हम हमारे थर्ड पेज पे जाते हैं. ओके. सो यहाँ भी 4 आ रहा है, लेकिन वो जो नल था वो चला गया, वो ज़ीरो आ रहा है. सो किसी किसी केसेस में डिस्काउंट दिया गया है, 4.99 की जगह स्टैंडर्ड पेपर को 4 में ही बेच दिया गया. सो देर आर 2 यूनिट प्राइस वैल्यूज़ 4.99 एंड 4, और नल की जगह हमेशा ज़ीरो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे.
नाउ लेट्स सी कि केस स्टेटमेंट को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे एक टेबल है वेब इवेंट्स की. सो लेट मी शो इट टू यू. इस क्वेरी को रन करते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी है जो प्राइमरी की है इस टेबल की, अकाउंट आईडी की है विच इज़ दी फॉरेन की, अकर्ड एट यानी वो वेब इवेंट कब अकर हुआ वो डेट टाइम फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, एंड दिस इज़ द चैनल. सो एक बार चैनल देख लेते हैं, चैनल में कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं क्या. सो एक बार आई एम जस्ट गोना राइट डिस्टिंक्ट एंड यहाँ चैनल देख लेते हैं. सो ये सारे चैनल्स हैं डायरेक्ट, फेसबुक, ऑर्गेनिक, एडवर्ड्स, ट्विटर, बैनर. सो ये कंपनी क्या करती है अपनी मार्केटिंग के लिए ये सारे चैनल्स यूज़ करती है विच इज़ डायरेक्ट, फेसबुक के थ्रू ऐड देती है, ऑर्गेनिकली देती है, एडवर्ड्स के थ्रू ऐड देती है, ट्विटर पे ऐड देती है, बैनर्स बनाती है. ओके. सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट है यानी एक दूसरे को बोलना, ऑर्गेनिक यानी कस्टमर्स अपने आप आ रहे हैं, बैनर्स यानी जो प्रिंट मीडिया में आप एड्स देख रहे हैं उसको देख के आ रहे हैं, वर्सेस दिस फेसबुक की एड, एडवर्ड्स की एड, ट्विटर की एड्स. तो ये चैनल्स जो हैं वो ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी ये जो कंपनी है ऑफलाइन मार्केटिंग कर रही है और ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर रही है. तो सपोज अब मुझे ग्रुपिंग करनी है. सो आई वॉन्ट, पहले मैं एक बार और इस टेबल में हम देख लेते हैं, वापस रन करते हैं क्वेरी. सो इसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं कि वेब इवेंट कब अकर हुआ और चैनल्स क्या क्या हैं. तो एक बार मैं नंबर 11 पे चलते हैं. ओके 101 पे चलते हैं. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आ गई, डायरेक्ट, फेसबुक, ऑर्गेनिक, एडवर्ड्स, ट्विटर. सो अब मुझे इन सबको अरेंज करना है, मुझे जानना है कि वेब कि कौन से लोग ऑफलाइन इवेंट से आ रहे हैं और कौन से लोग ऑनलाइन इवेंट से आ रहे हैं. सो सपोज़ मुझे यहाँ पे चाहिए उनका काउंट. सो काउंट स्टार कर सकते हैं आप या काउंट आईडी पे कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो यूनिक है. सो आई एम जस्ट गोना डू काउंट आईडी कॉमा. अब आप केस व्हेन यूज़ कर सकते हैं यहीं पे. सो लेट मी क्लोज दिस. केस व्हेन हमारा जो चैनल है इक्वल्स टू डायरेक्ट और channel equals to organic और channel equals to banner, then print करो offline. okay, else online. अगर फेसबुक, ट्विटर और एडवर्ड्स ऑप्शन है सो प्रिंट ऑनलाइन. एंड एंड करते हैं इसको और डिराइव्ड कॉलम को नाम दे देते हैं एज चैनल कैटेगरी. ठीक है, एक बार हम चैनल्स के नाम भी ले लेते हैं. सो यहाँ चैनल ले लेते हैं. अब मुझे ग्रुपिंग करानी है, राइट, मुझे ग्रुप बाय करना है इसको. ग्रुप बाय किस पे कराना है, इस वाली चीज़ पे जो चैनल कैटेगरी बन रही है हमारी, उस पर ग्रुपिंग करानी है. ओके, सो आई एम जस्ट गोना राइट ग्रुप बाय 2. सो एक बार इस क्वेरी को देख लेते हैं. ओके, सो ये चैनल चीज़ जो है ये भी ग्रुप होके आ रही है. सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड रन दिस. सो आप देख सकते हो कि 6726 ऐसे इसमें वेब इवेंट्स हैं जो ऑफलाइन हुए हैं एंड 2347 जो हमारे कस्टमर्स आए हैं पार्शन पोजी में वो ऑनलाइन इवेंट की वजह से आए हैं. सो दिस इज़ हाउ केस स्टेटमेंट्स जो हमने केस लिखा कैन बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शंस. एंड एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि हमें उन्हें ग्रुप करना है. सो विद ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशंस केस को ऐसे यूज़ किया जा सकता है. तो केस स्टेटमेंट विथ एग्रीगेशंस एंड ग्रुप बाय का एक
एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सो उसके लिए हमारी ऑर्डर्स टेबल को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. सो लेट मी जस्ट रन दिस क्वेरी. सो हम इस टोटल वाले कॉलम पे आते हैं. एज यू कैन सी यहाँ टोटल में वैल्यूज़ हैं काफ़ी सारी, लाइक 210, 329 एंड 542. यहाँ पे थी 1363. अब जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 3345. ओके, सो इस टोटल की टेबल को हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज़ लेस देन 1000, सेकेंड इज़ बिटवीन 1000 एंड 2000, थर्ड है एटलीस्ट 2000. सो इसके लिए क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम ऑर्डर्स. नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केस एंड व्हेन स्टेटमेंट. सो केस व्हेन टोटल जब 2000 से बड़ा होगा, पहले हम ये वाली एटलीस्ट 2000 वाली लेते हैं कैटेगरी. देन टाइप करना है एटलीस्ट 2000, वाइट स्पेस देते हैं, टैब स्पेस, देन राइटिंग व्हेन टोटल इज बिटवीन 1000 and total is less than 2000, then between 1000 and 2000. नेक्स्ट हम ले लेते हैं else हमें इसे लिखना है that it's less than 1000. एंड करते हैं इसे और इस डिराइव्ड कॉलम को नाम देते हैं ऑर्डर कैटेगरी. नेक्स्ट हमको काउंट भी चाहिए सारी वैल्यूज़ का कि किस कैटेगरी में कितनी रोज़ हैं. सो काउंट ले लेते हैं, इसे एलियस दे देते हैं एज ऑर्डर काउंट. अब इसकी ग्रुपिंग करवा लेते हैं. सो ग्रुप बाय, जो ये हमारी ऑर्डर कैटेगरी जो डिराइव्ड कॉलम है उस पर हमें ग्रुपिंग करानी है. तो आई जस्ट राइट ग्रुप बाय 1. इसे सिलेक्ट करते हैं एंड क्वेरी को रन करते हैं. सो एज यू कैन सी एटलीस्ट 2000, जो 2000 या उससे ज़्यादा हैं ऑर्डर्स वो 70 हैं. 1000 और 2000 के बीच के ऑर्डर्स हैं 511 एंड लेस देन 1000 जो ऑर्डर्स हैं दे आर 6331 इन नंबर. डेट फंक्शंस. सो जो यूएस है वहाँ पे जो डेट है उसका फॉर्मेट होता है मंथ, डेट एंड ईयर, दैट इज़ MMDDYY. तो वहाँ 19 मार्च 2016 को सबसे पहले 03 लिखा जाता है. मार्च यानी मंथ पहले लिखा जाएगा, देन डे एंड देन ईयर. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया में भी पहले डे लिखा जाता है. DDMMYY डेट का फॉर्मेट होता है. सो 8th of December 2016, 10th of October 2017, ये है 19th March 2016 एंड सो ऑन. बट जो डेटा बेसिस होते हैं उसमें डेट्स का फॉर्मेट होता है YYYY, दैट इज़ ईयर सबसे पहले, देन मंथ, देन डेट. तो इसका मतलब है द डेट इज़ 21st of September 2015. इसका मतलब है द डेट इज़ 19th March 2016. अब अगर डेट जो है वो टाइम स्टैम्प, डेट टाइम स्टैम्प ऐसा दिया गया है, this is the year, this is the month, 04 which is April, 01 which is the day, and time दिया है 12:15:01. so यहाँ 12 means hours है, 15 minutes है, 01 seconds है. so अगर हमें कोई events को ऐसे ग्रुप बाय करना है जो 1st of April को हुए हैं. so 1st of April 12:15 को कोई इवेंट हुआ, 1st of April 3:56 पे कोई इवेंट हुआ, 5:1 पे कोई इवेंट हुआ, 12:05 पे कोई इवेंट हुआ, 22:10 पे कोई इवेंट हुआ. अगर इन सबको हमें ग्रुप करना है तो ये हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये सारे जो यहाँ पे आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकेंड्स हैं, वो अलग अलग हैं. तो हमें इन्हें ट्रंकेट करना पड़ेगा. सो इवेंट्स नीड टू मैच दिस एग्जैक्ट डेट एंड टाइम टू बी ग्रुप. तो जब हम इन्हें ट्रंकेट करेंगे तो हमें मिलेगा
2017-0401 timestamp 000000 which is hour 0, minute 0 and second 0. तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है is date underscore trunc. So to remove the unwanted detail from a timestamp, feed it to the date trunc function. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरवल लिखते हैं. इंटरवल में हम क्या लिख सकते हैं? माइक्रोसेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, यानी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हटाओ. जैसे मिनट लिखा है तो मीन्स आपके सेकेंड सारे हट जाएंगे. आर लिखा है तो मिनट सेकेंड्स दोनों 0 हो जाएंगे. डे लिखा है तो आर, मिनट एंड सेकेंड तीनों चीज़ें 0 हो जाएंगी. वीक लिखा है तो अकॉर्डिंगली. मंथ लिखा है तो डे, आर, मिनट, सेकेंड 0 हो जाएंगे. सो टाइम कॉलम यहाँ पे इज़ द डेटाबेस कॉलम जो हम डेटाबेस से लेते हैं, जहाँ ये टाइम स्टैम्प के फील्ड्स हैं. एंड आपको इसे राउंड ऑफ करना है टू दिस इंटरवल दैट डिक्टेट्स योर डिज़ायर्ड प्रिसिजन लेवल. सो सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो 2015 10:06 टी यहाँ लिखा है यानी टाइम स्टार्ट होता है, 00 ऐसा है. सो इसे राउंड ऑफ किया गया है टू डे. पहले ये ऐसा था, ओके, देन दिस इज राउंडेड ऑफ. सो पहले ये ऐसा था एज यू कैन सी 11:54:00. अब इसे राउंड ऑफ किया टिल डे तो ये 11:54 और ये सेकेंड्स भी चले गए. अगर मिनट तक करना है तो इसके सेकेंड्स चले जाएंगे और आवर्स और मिनट्स शो होंगे. डे पे किया तो आवर्स भी चले गए, मिनट्स भी चले गए, सेकेंड्स भी चले गए. सिर्फ डे तक ही राउंडेड ऑफ रहा है. लाइकवाइज सेकेंड से राउंड्स किया तो इट राउंड्स ऑफ टू द नियरेस्ट सेकेंड. आवर से राउंड ऑफ किया तो मिनट्स भी 0 हो जाएंगे. वीक से राउंड ऑफ किया तो डेट वीक बता देगा आपका, मंडे या समथिंग. वीक्स में उसे 7 डेज के ग्रुप्स में उसे क्लब कर देगा. सो ऐसा कुछ हमें आउटपुट मिलेगा अगर डेट ट्रंक यूज़ किया और हमने यहाँ पे अपनी इंटरवल डाली सेकेंड और ये आपकी टाइम स्टैम्प है तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ऐसा 12:15:01. सेकेंड्स भी शो होंगे. अगर हमने यहाँ डे डाला तो आपके आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स सब 0 हो जाएंगे. यहाँ मंथ डाला तो यहाँ डेट भी चली जाएगी, दैट इज़ 01, एंड ये सारी आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स भी 0 हो जाएंगे. डेट ट्रंक ईयर डाला इसी टाइम स्टैम्प पे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फिर आपका जो मंथ है वो चेंज हो गया, मंथ भी सारा क्लब हो गया 2017 के अंडर, तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा उसमें. सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो नाउ हमारी जो ऑर्डर्स टेबल है एक बार उसे देख लेते हैं. सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम public dot. Okay, so this is the orders table. एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को एंड एज यू कैन सी हमारे पास है अकर्ड एट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ग्लॉस क्वांटिटी, पोस्टर क्वांटिटी. एक बार इसे ऑर्डर बाय कर लेते हैं ऑन दिस अकर्ड एट कॉलम. ओके, so as you can see the year is 2013, month is 12, that is December, the date is 4th December 2013 और उस डेट पे 3 ऑर्डर्स हुए थे as you can see. शाम को 4:22 समथिंग, देन 4:45 समथिंग एंड 4:53 समथिंग. देन 5th ऑफ दिसंबर को ये सारे ऑर्डर्स हुए थे 2. 6th दिसंबर को ये सारे ऑर्डर्स हुए थे. तो मुझे अगर जानना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ एक दिन में लाइक ऑन 4th दिसंबर एंड 6th दिसंबर, 5th दिसंबर को कितनी ऑर्डर हुई स्टैंडर्ड क्वांटिटी के पेपर्स. सो इसके लिए मैं ग्रुप कर लेती हूँ इसे. सो आई एम जस्ट गोना यूज़ यहाँ पे ऑर्डर बाय से पहले ग्रुप बाय क्लॉज, इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग, और मैं कर लेती हूँ सम फंक्शन यूज़ on the standard quantity of paper और हमें देखना है occurred at. So execute करते हैं इसे.
सो एज यू कैन सी यहाँ पे सम हो जाना चाहिए था. सो 0 क्वांटिटी ऑफ पेपर वॉज देयर. 422 को जो ऑर्डर बना, 445 पे जो बना, 490, 453 पे. तो इसने ग्रुप नहीं किया, उसने उसी डेट पे यानी 4 दिसंबर पे इन 3 ऑर्डर्स के सम को ग्रुप नहीं किया. सो उसके लिए वी आर यूजिंग डेट ट्रंक. तो अगर मैंने यहाँ डेट ट्रंक फंक्शन यूज़ किया बाय डे, यानी वन डे में इंस्टेड ऑफ वॉट एवर द टाइम इज़, वॉट एवर द आर इज़, वॉट एवर द मिनट्स आर, वॉट एवर द सेकेंड्स आर, उसे हटा दो. पर सिर्फ उस डे को मुझे रिटर्न कर दो एंड उस डे पे ग्रुपिंग परफॉर्म कर दो. राइट. सो यहाँ पे ग्रुपिंग परफॉर्म हो रही है ऑन दिस डेट ट्रंक. सो आई एम जस्ट गोना कॉपी इट. यहाँ से लिख देते हैं एज डे एंड इसी से ऑर्डर बाय बी, और आई कैन राइट सिंपली 2. सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी उसने सम किया. 4th की डेट एक ही आ रही है, 5th की डेट पे भी एक ही सम आ रहा है, 6th की डेट पे भी एक ही सम आ रहा है, एंड सो ऑन. 8th of December, this is the sum of the standard quantity of paper ordered. ओके. आप उसकी जगह यहाँ पे ग्रुप बाय 1, ग्रुप बाय 2, बिकॉज दिस इज द सेकेंड कॉलम, एंड ऑर्डर बाय 2 भी लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट इट. सेम रिजल्ट. सो नाउ अगर मुझे डे में नहीं चाहिए, डे में नहीं पता करना, मंथ में पता करना है कि उस मंथ में कितने ऑर्डर्स हुए स्टैंडर्ड पेपर के. सो लेट मी जस्ट चेंज इट टू मंथ एंड आई एम जस्ट गोना एग्जीक्यूट इट. सो एज यू कैन सी दिसंबर 2013 में इतना था, एंड नाउ जनवरी 2014 में इतना था, फेब 2014 में इतना स्टैंडर्ड पेपर के ऑर्डर्स आए, एंड सो ऑन. मंथली इसने दिखाया. इट कैन शो ईयरली ऑल्सो. So let me use year and then execute this. So 2013 year, it's keeping the date as 010101. That is 1st of January 2013 को इतना standard paper गया in the whole year. 2014 में इतना, 15 में इतना, 16 में इतना, and 17 में इतना. अब बात करते हैं डेट पार्ट फंक्शन की. जो डेट पार्ट फंक्शन होता है, इट एक्सट्रैक्ट्स अ सब फील्ड फ्रॉम अ डेट और टाइम वैल्यू. सो डेट पार्ट फील्ड यहाँ पे लिखेंगे, देन सोर्स यानी हमारा टाइम स्टैम्प लिखेंगे या एक डेटाबेस कॉलम लिखेंगे. सो फील्ड क्या है? एक आइडेंटिफायर है, वो डिफाइन करता है व्हाट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सोर्स. सो फील्ड अगेन कुड बी डे, मंथ, ईयर, क्वार्टर एंड सो ऑन. सो सपोज इनपुट हमने डेट पार्ट में दिया, यहाँ लिखा हमारा फील्ड विच इज़ सेकेंड, और यहाँ हमने अपना टाइम स्टैम्प लिखा. क्योंकि यहाँ से सेकेंड से किया तो यहाँ सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड. तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा, पूरी डेट नहीं मिलेगी, सिर्फ वो पार्ट एक्सट्रैक्ट होके मिलेगा. उसी तरीके से डेट पार्ट में यहाँ डे लिखा है हमने, तो डे इज़ 01 अगेन, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी 1. यहाँ पे हमने मंथ पे डेट पार्ट यूज़ किया तो यहाँ से आपको मिलेगा 4. यहाँ ईयर पे डेट पार्ट लगाया तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 2017. पूरी डेट नहीं मिलेगी आपको चेंज हो के, आपको सिर्फ वो पार्ट मिल जाएगा उस डेट में से. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. नाउ सपोज इन माई ऑर्डर्स टेबल आई वुड लाइक टू नो द डे ऑन विच द ऑर्डर्स वर डन. सो सपोज द हाइएस्ट ऑर्डर वॉज डन ऑन विच डे. अगर मुझे ये जानना है कि कौन से दिन पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर हुआ है, सो आई कैन यूज़ दिस डेट पार्ट, और उसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ डे एंड अकर्ड एट कॉलम से पास कर सकते हैं. ओके. एंड इसे ग्रुपिंग भी कर लेते हैं, हम ग्रुप कर लेते हैं बाय दिस 1, यानी यहाँ से. सो मैं उसे लिख लेती हूँ एज ऑर्डर डे, एंड इसे हम ऑर्डर बाय भी कर लेते हैं बाय दिस कॉलम नंबर 2 विच इज़ टोटल स्पेंड.
टोटल अमाउंट यूज्ड जो भी था हमारा, तो ऑन दिस डे कितना था। लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो ये बता रहे हैं कि 31st ऑफ एनी मंथ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर टोटल है, एंड सबसे कम जो रहा है वो 26th डे ऑफ एनी मंथ पे रहा है। सो अगर मैं इसे मंथ पे करूँ, लाइक विच मंथ हैड द हाइएस्ट टोटल स्पेंट, हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्डर, तो फेबररी में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स रहे हैं इन ऑल द ईयर्स, सबको मिला के सारे फेब 13, 14, फेब 13 के ऑर्डर्स, फेब 14 के ऑर्डर्स, फेब 15, फेब 16, फेब 17 के ऑर्डर्स मिला के सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आए हैं वो फेब के महीने में आए हैं, एंड सबसे लीस्ट ऑर्डर्स आए हैं दिसंबर के मंथ में। मैं डेट पार्ट यूज़ कर सकती हूँ ऑन ईयर्स ऑल्सो, कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इन 2017, लाइक सबसे ज़्यादा अमाउंट के ऑर्डर्स, एंड सबसे कम अमाउंट के ऑर्डर्स आए हैं 2016 में ओवर हियर। सो मैं डेट पार्ट यूज़ कर सकती हूँ डे ऑफ द वीक पे भी। सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट। सो डे ऑफ द वीक जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम संडे, काउंट करते हैं संडे को एज 0, ओके, मंडे को एज 1, एंड सो ऑन टिल सैटरडे जिसे वो 6 अज्यूम करता है। तो ये बता रहे हैं आपको कि कौन से ऑर्डर्स जो थे, एग्जीक्यूटेड वंस मोर। सो डे ऑफ द वीक जब संडे था तो इतने ऑर्डर्स थे, टोटल स्पेंट हुआ इतने ऑर्डर्स पे। जब मंडे था तो इतने ऑर्डर्स आए, जब ट्यूसडे था तो इतने ऑर्डर्स थे, एंड सो ऑन, लाइक ट्यूसडे ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ऑल द ईयर्स टुगेदर। सो इसने क्लबिंग कैसे किया, इसने वो सारे संडेज ऑफ ऑल मंथ्स ऑल ईयर्स टुगेदर इसने क्लब किए हैं और उसे एज 0 दिखाया है। So this is how date part and date trunk work. Thank you for watching.